हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लीगल नर्सरी। जैसा कि हम लोग ने लास्ट सेशन में अपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेक्शन 10 तक डिस्कस कर लिया था। आज के इस सेशन में हम लोग सेक्शन 11 से डील करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ हमारे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शंस रह गए थे डिस्कस करने के लास्ट सेशन में, तो पहले उन्हें देख लेते हैं, उसके बाद में सेक्शन 11 से चालू करते हैं आज का सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो डिस्टिंक्शन है, सबसे पहला जो हमको डील करना है वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और एग्रीमेंट टू सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या होता है? कन्वेंस होता है। कन्वेंस मतलब कि ट्रांसफर। जिस चीज का आप सेल कर रहे हैं वो इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है, उसके साथ में ही उसका टाइटल भी चला जाता है, पोजीशन भी चली जाती है जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से ये एब्सोल्यूट माना जाता है। ये एब्सोल्यूट हो जाती है उसके बाद में, जैसे ये डिलीवरी होती है ये एब्सोल्यूट हो जाती है। एग्रीमेंट टू सेल जो होता है वो एक तरीके से एक स्टेप पहले का होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से, तो इसको हम छोटा मान सकते हैं इससे। इसमें क्या होता है, इसमें कन्वेंस हो जाता है और इसमें आपका एक सिंपली एक कॉन्ट्रैक्ट रह जाता है। सिंपली कॉन्ट्रैक्ट ये वीकर रहता है। इन दोनों में स्ट्रॉन्गर पोजीशन ये होल्ड करता है, वीकर पोजीशन ये होल्ड करता है ना। तो इसमें आपका ट्रांसफर हो रहा है कन्वेंस, और ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जो बताता है कि इस कंडीशंस पे या इस तारीख को आपका जो ये ट्रांसफर है ये कंप्लीट हो जाएगा, ये सेल जो है ये एब्सोल्यूट हो जाएगी। ओके, सेकंड पॉइंट देखते हैं हम। तो ये इमीडिएटली क्या करता है? प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर देता है, जैसा हमने ऊपर देखा था कन्वेंस वाले में। इमीडिएटली प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाता है, उसका पोजीशन ट्रांसफर हो जाता है। वहीं ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि कोई कंडीशन अगर है तो उसके फुलफिलमेंट पे होगा, या फिर कोई फ्यूचर टाइम दे रखा है उस समय होगा। ओके, तो सेकेंडली इसी से रिलेट करता हुआ ये जो है ये हमारा हो जाएगा जस्ट इन रैम ना, और ये वाला हमारा हो जाएगा जस्ट इन पर्सोना। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। जो रिस्क रहती है वो जैसे ही ये ट्रांसफर होता है, इमीडिएटली ट्रांसफर जो हो जाता है उसके साथ ही रिस्क भी ट्रांसफर हो जाती है। रिस्क ट्रांसफर हो जाती है मतलब जो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बायर की हो जाती है, टेकन केयर ऑफ करने वगैरह की वो उसकी हो जाती है। वहीं यहाँ पर क्या रहता है, रिस्क जो रहती है जब तक ये सेल एब्सोल्यूट नहीं होती, सेल नहीं बनती, सिर्फ ये एग्रीमेंट ही रहता है जब तक कि ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती या टाइम नहीं आता है, तब तक रिस्क किसकी रहेगी? सेलर की रहेगी। रिस्क किसकी रहेगी? सेलर की रहेगी। ओके, आगे देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट, रेमेडी की बात कर लेते हैं। रेमेडी क्या होगी? जब सेल हो चुकी है ना, तब रेमेडी क्या रहेगी? यहाँ पे बायर की रेमेडी की बात करते हैं, स्पेसिफिकली बायर की रेमेडी। वो क्या रहेगी? वो रह सकती है कि वो प्राइस के लिए स्यू कर सकता है या फिर डैमेजेस के लिए भी क्लेम कर सकता है। जो प्रॉपर्टी है अगर वो किसी तरीके से ब्रीच हो रहा है तो क्या कर सकता है? वो प्रॉपर्टी के लिए स्यू कर सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ला सकता है, या फिर क्या कर सकता है? डैमेजेस के लिए इंटाइटल्ड है। वहीं यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सिर्फ एक रेमेडी रहेगी बायर की, वो क्या रहेगी? डैमेजेस क्लेम करने की, क्योंकि सिर्फ एग्रीमेंट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। ओके, एग्रीमेंट जो रहता है वो उसमें कोई कंडीशंस रहती है या एक फ्यूचर टाइम दिया जाता है, इसलिए वो नहीं कर सकता।
अब इसमें क्या होता है, राइट रहता है, राइट टू सेल प्रॉपर्टी। वही यहां पर क्या हो जाता है, एग्रीमेंट टू सेल में ये जो राइट टू सेल प्रॉपर्टी रहता है ये इमीडिएट राइट रहता है आपका। जैसे ही आपने सेल करा है उस समय आपके साथ में ये रहता है। वहीं यहाँ पर क्या होता है कि आपने एग्रीमेंट टू सेल कर लिया, लेकिन वो राइट कब आएगा, राइट कब आएगा, राइट तब आएगा जब आपने जो कंडीशन रखी है या जो टाइम दिया हुआ है फ्यूचर टाइम वो आ जाए और उस समय आपके पास में वो प्रॉपर्टी या गुड्स सेल आउट करने का राइट हो। अगर ये आ गया लेकिन उस समय ये एग्जिस्टिंग नहीं है तो नहीं हो सकता, और ये नहीं आया और ये है तो भी नहीं हो सकता, है ना। तो ये हो गया इसका डिस्टिंक्शन, इसको समझ लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। अगला हमारा डिस्टिंक्शन जो है एक इम्पोर्टेंट, वो है डिस्टिंक्शन इसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट टू सेल और हायर परचेज के बीच में। हायर परचेज, ये एग्रीमेंट, ये भी एक इम्पोर्टेंट है ना। अच्छा पहला देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, आपका टाइटल जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। वही यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका टाइटल ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर होता है, ठीक है, सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर होता है। सेकंड पॉइंट आ जाता है आपका इसमें इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटीज रहती है, जो कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में बताई गई है ना, ये उससे गवर्न करता है। और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, कोई इम्प्लाइड कंडीशन या वारंटी नहीं रहती है, और जो भी अगर रहती भी है कुछ तो वो हायर परचेज एक्ट के अनुसार रहती है, उससे गवर्न करती है। लास्टली यहाँ पे किसी तरह का आपका सेल्स टैक्स यहाँ पे लगता है, हर तरह का सेल्स टैक्स जो भी रहेगा सरकार के द्वारा डिटरमाइंड, और यहाँ पे किसी भी तरीके का आपका सेल्स टैक्स नहीं लगता है क्योंकि ये सेल नहीं है, ये हायर परचेज है, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया। अब आज चालू करते हैं सेक्शन 11 से। इसके साथ ही में हमने कुछ चीज़ें और भी देखी थी, वो भी ध्यान से आप समझ लीजिएगा। जैसे कुछ तो हमने एक्सेप्शंस देखे थे, है ना। साथ में हमने एक डेफिनेशन देखी थी मूवेबल प्रॉपर्टी वाली, जिसमें कि एक लैंड था, है ना, और एक फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड हमने देखा था, जो कि एग्रीड टू सीवर था। तो इसका जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो समझ लीजिएगा अच्छे से। सब मैंने बताया था आपको कि ये एग्री हो चुका है, यहाँ तक तो आप सीवर कर सकते हो अगर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, लेकिन वो इस तरह उसका पार्ट बन गया है ओवर द टाइम, कई सालों तक कोई चीज़ उस पर पड़ी रही है लैंड पे, कि अब वो लैंड ही बन गई है, वो लैंड में ही इंक्लूड हो गई है, तो वो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड क्या हो जाएगा, अब जो उसका पार्ट था वो लैंड इटसेल्फ, वो लैंड ही कहलाएगा, ठीक है। तो लैंड ट्रांसफरेबल नहीं है, मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगी, वो गुड्स में नहीं आएगी। जबकि अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसको सीवर कर सकते हैं और एग्रीमेंट हुआ है और लैंड का पार्ट है, लैंड नहीं है, लैंड का पार्ट है, तो उसको आप गुड्स की डेफिनेशन में ला सकते हैं, है ना। इसके एग्जांपल वगैरह देख लीजिए, कोई पोल्स हुए या कोई स्मॉल कंस्ट्रक्शन हुआ वहाँ पे लैंड पे, ठीक है ना, जो काफ़ी लंबे समय से नहीं है। काफ़ी लंबे समय से जैसी कोई चीज़ बताई थी कि कोई स्लेट हुआ, स्लेट एक तरह का स्टोन होता है, ये काफ़ी टाइम के लिए वहाँ पे पड़ा रहा तो वहीं पे दब जाता है ना।
तो ऐसी कंडीशन में उसको आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो एक तो ये चीज़ अपन ने देख ली थी, एक मनी देख ली थी। इसी डेफिनेशन में मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ें एक्सक्लूड करी गई थी उस डेफिनेशन से, क्या क्या? एक तो एक्शनेबल क्लेम और एक मनी, है ना। एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर प्रॉपर्टी में आता है, क्या आता है? डेब्ट अदर देन डेब्ट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना, ये डेफिनेशन में था। और हाइपोथिकेशन या प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, है ना, पूरी डेफिनेशन है उसकी। जब ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ेंगे तब देख लेंगे, समझेंगे इसको अच्छे से। इसमें मनी की जो बात करी गई थी कि मनी इंक्लूड नहीं है, तो मनी कौन सी इंक्लूड नहीं है? जो करंट लीगल टेंडर्स हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ओल्ड करेंसीज है जो लीगल टेंडर नहीं है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी में आ सकती है। ओके, चलिए रिवाइज भी कर लिया, अब आगे देख लेते हैं सेक्शन 11 से। सेक्शन 11 स्टिपुलेशन एज टू टाइम। सेक्शन 11 स्टिपुलेशन एज टू टाइम की बात कर रहे हैं। अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यहां से देखते हैं, स्टिपुलेशन एज टू टाइम ऑफ पेमेंट आर नॉट डीम्ड टू बी द इसेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। मतलब जनरल प्रपोजिशन हमारी क्या हो गई कि कोई भी स्टिपुलेशन ऐसे हैं, कोई भी अनुबंध ऐसे हैं, कैसे हैं? एज टू टाइम ऑफ पेमेंट, जिसमें पेमेंट के समय की बात करी गई है, वो कभी भी इसेंस नहीं हो सकते कॉन्ट्रैक्ट के। ये हमारी सेक्शन ने जनरल प्रपोजिशन रख दी, जनरल रूल है, इसेंस नहीं हो सकते। टाइम ऑफ पेमेंट, पेमेंट वर्ड याद रखिएगा, टाइम ऑफ पेमेंट की बात है तो वो नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन आगे वेदर एनी अदर स्टिपुलेशन एज टू टाइम, सिर्फ टाइम वर्ड है, पेमेंट नहीं है, एज टू टाइम इज ऑफ द इसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट डिपेंड्स ऑन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन किसी और तरह का स्टिपुलेशन जो दे रखा है, अगर किसी और तरह का कोई स्टिपुलेशन बता रखा है जो टाइम से ही डील करता है, वो टाइम ऑफ डिलीवरी भी हो सकती है ना, या किसी और तरीके का भी टाइम बताया जा सकता है। तो वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? वो उसके टर्म से डिटरमाइन करेंगे कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट का इसेंस है कि नहीं, इसेंशियल पार्ट है कि नहीं, ठीक है। और जनरल रूल क्या है हमारा कि टाइम ऑफ पेमेंट कभी भी इसेंशियल पार्ट नहीं होगा अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म से कुछ अलग हम इसका कंस्ट्रक्शन नहीं करते, नहीं निकाला जा सकता, तब तक जनरल रूल ये प्रिवेल करेगा। सो ये सेक्शन जो है ये आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 55 से मिलता जुलता है, वहीं से एक तरीके से गवर्न होगा, ठीक है। वो क्या बोल रहा था आपका कि जहाँ पे टाइम इसेंशियल है, उसमें भी तीन पार्ट थे, टाइम इसेंशियल है और क्या हो गया है, फेलियर हो गया है। तो ऐसे में क्या होगा, क्या होगा, रेपुडिएशन हो जाएगा, किसके पार्ट पे? प्रोमिसी के पार्ट पे, ठीक है, वॉइडेबल हो जाएगा प्रोमिसी के पार्ट पे। दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी कि जहां पे टाइम इसेंशियल नहीं है और फेलियर हो गया है, वहां पे क्या होगा, फेलियर हो गया है, वहां पे क्या होगा, वो डैमेजेस या कंपनसेशन क्लेम करेगा, ठीक है। और तीसरी बात थी कि अगर उसने एक्सेप्टेंस कर लिया है जो टाइम एग्रीड था, उसके अलावा अगर इस टाइम एग्रीड पे वो फेलियर हो गया और उसके बाद भी उसने एक्सेप्टेंस कर लिया परफॉर्मेंस को प्रोमिसी ने, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये होगा कि उसको जिस समय वो एग्री करता है उस समय उसको अपनी इंटेंशन बतानी पड़ेगी कि मैं कंपनसेशन क्लेम करूंगा। अगर उसने इंटेंशन नहीं बताई है तो वो उसके बाद में क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। ये हो गया हमारा सेक्शन 11। सेक्शन 12 देख लेते हैं, कंडीशन एंड वारंटी, स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, स्टिपुलेशन
इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल with reference to goods which are subject thereof may be a condition or warranty. समझे? स्टिपुलेशन विथ रेफरेंस टू गुड्स, गुड्स के लिए किसी भी तरीके का स्टिपुलेट करा गया है, कोई कंडीशन लगाई गई है या कुछ भी बात है, कोई एग्रीमेंट करा गया है, तो स्टिपुलेशन विथ रेफरेंस टू गुड्स जो उसके सब्जेक्ट मैटर है ना, गुड्स जो सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो किस तरह से हो सकती है? स्टिपुलेशन दो फॉर्म से हो सकती है, या तो कंडीशन हो सकती है या वारंटी हो सकती है। ठीक है, स्टिपुलेशन दो फॉर्म से हो सकती है, बस ये इतना ही बोल रहा है, इधर कंडीशन और अ वारंटी। अब ये क्या बोल रहा है? अब कंडीशन, अब ये कंडीशन की बात करता है, ऊपर हमने देख लिया कंडीशन हो सकती है, वारंटी हो सकती है। अब कंडीशन क्या है? अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन। कंडीशन स्टिपुलेशन कब होगी? अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन इसेंशियल टू द मेन पर्पस, इसेंशियल टू द मेन पर्पस। जो कंडीशन होती है वो क्या है, किस तरह का स्टिपुलेशन है? इसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन के साथ में क्या चीज आप देखेंगे? कंडीशन जो रहेगी वो इसेंशियल रहती है, इसेंशियल टू मेन पर्पस, इसको समझिएगा, इसेंशियल टू मेन पर्पस रहती है ना। वहीं पे यहाँ पे देखते हैं तो जो वारंटी रहती है ये क्या रहती है? कोलेटरल टू मेन पर्पस रहती है। वारंटी जो रहती है वो रहती है कोलेटरल टू मेन पर्पस, मतलब इसेंशियल नहीं रहती है। इससे हम ये समझते हैं कि ये स्ट्रोंगर पोजीशन, ये वीकर पोजीशन हो गई। जैसे हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में और एग्रीमेंट टू सेल में, ये स्ट्रोंगर पोजीशन होल्ड करता है, ये वीकर पोजीशन होल्ड करता है। सिमिलरली कंडीशन जो है स्ट्रोंगर पोजीशन होल्ड करता है, वारंटी वीकर पोजीशन, है ना। अब ये जो कंडीशन है जो एसेंशियल थी मेन पर्पस के लिए, अगर वो ब्रीच हुई है तो ये क्या राइट देगा? क्या राइट देगा? ये राइट देगा रेपुडिएशन का, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का। ठीक है, और यहाँ पे अगर वारंटी ब्रीच हुई है, वारंटी जो बताई गई थी जो कोलेटरल थी, है ना, कोलेटरल मतलब उसके साथ चलने वाली कोलेटरल थी, द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू अ क्लेम फॉर डैमेजेस बट नॉट टू राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड। ये सिर्फ डैमेजेस का आपको रेमेडी देता है ब्रीच होने पे, लेकिन आप ना गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हो ना ही कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वेयर अ स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कंडीशन और अ वारंटी। अ स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जो स्टिपुलेशन है वो क्या है? कंडीशन है या वारंटी है? डिपेंड्स इन ईच केस ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई बात करी गई है, कोई स्टिपुलेशन दिया गया है, तो उसको कैसे पता लगाएंगे कि वो कोई कंडीशन है या वारंटी है? वो उसके कंस्ट्रक्शन से पता लगाएंगे, जो टर्म्स वगैरह है उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को, तब पता लगेगी कि ये कंडीशन है कि वारंटी है। आगे, स्टिपुलेशन में भी अ कंडीशन, जो स्टिपुलेशन है वो कंडीशन हो सकती है, दो कॉल्ड अ वारंटी इन द कॉन्ट्रैक्ट, भले ही अगर कॉन्ट्रैक्ट में उसको वारंटी कहा गया है, स्टिपुलेशन लिख के वारंटी करार दिया गया है, तो जरूरी नहीं कि वो वारंटी जैसा ही ट्रीट हो, वो कंडीशन जैसा भी ट्रीट हो सकता है अगर उसका कंस्ट्रक्शन वैसा निकल रहा है तो, मतलब वीकर पोजीशन इसको बना दिया गया हो, लेकिन ये हो सकता है कि स्ट्रॉन्गर पोजीशन होल्ड करे और इसको बाद में इसका कंस्ट्रक्शन एज अ कंडीशन निकले। ठीक है, ये हो गया हमारा सेक्शन 12। इसको बस इतना याद रखिएगा, ये पहला जो सब सेक्शन है ये दो तरह की स्टिपुलेशन की बात करता है, कंडीशन वारंटी। सब सेक्शन 2 कंडीशन की बात करता है जो कि इसेंशियल टू द मेन पर्पस रहती है, और इसकी जो ब्रीच अगर होता है तो इसकी रेमेडी रहती है रेपुडिएशन वाली, मतलब रेपुडिएट हो जाएगा अगर ब्रीच हुआ है तो। थर्ड वाला जो है वो बात करता है वारंटी की, जो कि कोलेटरल रहेगी, हमेशा एसेंशियल नहीं रहेगी, और अगर उसका ब्रीच हुआ है तो वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, रेपुडिएशन नहीं हो सकता कॉन्ट्रैक्ट का। लास्टली की बात करता है कि अगर कोई स्टिपुलेशन है जो कि कंडीशन या वारंटी कुछ भी हो सकती है, तो वो कैसे पता लगाया जाएगा? उसके कंस्ट्रक्शन के थ्रू पता लगाया जाएगा। और अगर कॉन्ट्रैक्ट में उसको वारंटी बताया गया है तो जरूरी नहीं कि उसको वारंटी जैसा ही ट्रीट करें, वो कंडीशन भी हो सकती है, उसको कंस्ट्रक्शन उसका निकाल के इंटरप्रिटेशन करके उसको कंडीशन भी मान सकते हैं।
ठीक है, सेक्शन 12 हो गया। सेक्शन 13 देख लेते हैं। वेयर कंडीशन व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, कंडीशन जैसा हमने देखा था लास्ट वाले में, ये इससे ही डील करता है आपका, इससे सबसेक्शन 4 से डील करता है कि कब कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, कब कंडीशन को रिड्यूस करके वारंटी की पोजीशन पे लाया जाता है। जैसे मैंने बताया था, कंडीशन एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन होल्ड करता है, वारंटी लोअर। तो कब कंडीशन को रिड्यूस करके वारंटी की पोजीशन पे लाया जा सकता है, चलिए देख लेते हैं। वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर, ऐसी कोई कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट की जिसको सेलर को फुलफिल करना है, द बायर में वेव द कंडीशन, वेवर, द बायर में वेव द कंडीशन और इलेक्ट टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ द कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। या तो वो वेव कर सकता है उस कंडीशन को कि भले ही भैया सेलर भैया अगर तुम फुलफिल नहीं करते हो मुझे कोई परेशानी नहीं है, या फिर वो बोलता है कि इलेक्ट टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ अ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, वो बोलता है कि इस जो कंडीशन लगाई गई है इसको मैं, अगर आपने ब्रीच करा तो मैं ब्रीच ऑफ वारंटी मान लूंगा। एंड नॉट एज ग्राउंड फॉर ट्रीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड, हमने क्या देखा था, वारंटी अगर ब्रीच हो रही है तो क्या होगा, सिर्फ वो क्लेम करेगा डैमेजेस, है ना। तो वो बोलता है कि मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको रेपुडिएट नहीं करते हुए सिर्फ डैमेजेस आपसे क्लेम कर लूंगा। और इलेक्ट टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ अ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी एंड नॉट एज अ ग्राउंड फॉर ट्रीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड। ठीक है, तो ये एक लोअर पोजीशन पे आ गई, एक तरीके का फायदा दे दिया इसने सेलर को। ठीक है, दो ग्राउंड से, या तो वेव करता है या इलेक्ट करता है ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी जैसा ट्रीट करने के लिए। आगे देख लेते हैं, ये वाला बात करता है आपके एक्सेप्टेंस से। पहला वाला था वेवर का, दूसरा था एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कैसे, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट सीवरेबल, ये पहला पार्ट, एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स और पार्ट देयर ऑफ, बायर हैज एक्सेप्टेड, उसने एक्सेप्ट कर लिया है गुड्स को और पार्ट को। द ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर कैन ओनली बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। तो फिर ऐसे में क्या होगा, जो भी अगर कोई कंडीशन ब्रीच हुई है तो वो कैसे ट्रीट करी जाएगी, वारंटी जैसा ट्रीट करी जाएगी। एंड नॉट एज अ ग्राउंड फॉर रिजेक्टिंग द गुड्स एंड ट्रीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड अनलेस देयर इज अ टर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस इम्प्लाइड टू डेट इफेक्ट। ये बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस की बात कर रही है, पहले हम एक्सेप्टेंस समझ लेते हैं, एक्सेप्टेंस होता क्या है। तो हम एक्सेप्टेंस हमारा डिफाइन करा गया है सेक्शन 42 में। एक्सेप्टेंस, द बायर इज डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड द गुड्स, buyer is deemed to have accepted the goods when he intimates to the seller that he has accepted them, जब वो इंटीमेट कर देता है सेलर को कि हाँ ये मैंने ले लिए हैं या मैं ले चुका हूँ आपके गुड्स। where the goods have been delivered, और where the goods have been delivered to him, जब उसको डिलीवर हो चुके हैं, and he does any act, कुछ ऐसा काम करता है in relation to them which is inconsistent with the ownership of the seller। ठीक है, दो बातें हैं, एक तो उसको डिलीवर हो गया है और डिलीवर होने के बाद में उसने उसको ऐसे यूज करा है जो सेलर की ओनरशिप से इनकंसिस्टेंट है, मतलब सेलर उसको उसी पोजीशन में कभी नहीं वापस ले सकता। ठीक है, ओनरशिप ऑफ द सेलर, वो चेंज हो गई ओनरशिप सेलर की। और व्हेन आफ्टर द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम ही रिटेन्स द गुड्स विदाउट इंटीमेटिंग टू द सेलर दैट ही हैज रिजेक्टेड देम, कोई रीजनेबल टाइम बताया है उसके लैप्स पे, जब वो खत्म हो जाता है रीजनेबल टाइम तब भी क्या करता है बायर, सेलर को इंटीमेट नहीं करता है कि मैं इन गुड्स को रिजेक्ट करता हूं, और बिना ये बताए वो गुड्स अपने पास में रिटेन करता है। तो ये हो जाती है हमारी एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन। अब इसको यहाँ पे देखते हैं। तो वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट सेवरेबल, ये एक पार्ट, इसको छोड़ते हैं, यहां से चालू करते हैं। एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स, और पार्ट देयर ऑफ, उसने एक्सेप्ट कर लिया है द ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर, और अगर कोई कंडीशन थी जो सेलर को फुलफिल करनी थी उसका कोई ब्रीच हो गया है तो उस कंडीशन को कैसे ट्रीट करा जाएगा, ब्रीच ऑफ वारंटी जैसा ट्रीट करा जाएगा, और उसके साथ ही साथ क्या करा जाएगा, सिर्फ डैमेजेस क्लेम करा जाएगा, है ना, रेपुडिएशन नहीं होगा, एज रेपुडिएटेड, क्योंकि वारंटी में सिर्फ डैमेजेस क्लेम होता है। अब इसके दो एक्सेप्शंस साफ साफ यहीं पे दे रखे हैं, दो कंडीशन में ये चीज, ये प्रोविजन जो है बीच वाला,
बायर हैज एक्सेप्टेड से लेके रेपुडिएट तक का ये एप्लीकेबल नहीं होगा। कब? जो दो कंडीशंस यहाँ पे दे रखी है, दो एक्सेप्शंस दे रखे हैं, उसमें से पहला हो गया आपका, क्या हो गया, ये एक्सेप्टेंस तभी ले सकता है जब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेवरेबल ना हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट सेवरेबल है तो एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता। ये कंडीशन, ये जो आपका प्रोविजन है ये अप्लीकेबल नहीं होगा अगर सेवरेबल है। नॉट सेवरेबल है तो ही अप्लीकेबल होगा। सेकेंडली, जो टर्म्स है उन्होंने स्पेसिफाइड कर रखा है कि एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती या किसी और तरीके से कोई कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर वहाँ पे हो रहा है, कॉन्ट्ररी कुछ चीज़ प्रोवाइड करी गई है, तो ऐसे में नहीं हो सकता। अगर कुछ कॉन्ट्ररी प्रोवाइड नहीं करा गया है तो ये अप्लीकेबल रहेगा। अगर वो सेवरेबल है तो अप्लीकेबल नहीं रहेगा, अगर नॉट सेवरेबल है तो अप्लीकेबल रहेगा। ओके, बस इतनी सी बात है। सबसेक्शन 3, नथिंग इन दिस सेक्शन shall affect the case of any condition or warranty fulfillment of which is excused by law by reason of impossibility or otherwise। इस सेक्शन में दी हुई कोई भी चीज तब अप्लीकेबल नहीं होगी। कब अप्लीकेबल नहीं होगी? मतलब वेवर या एक्सेप्टेंस जो हमने देखा, ये कब नहीं हो सकता? जबकि कंडीशन या वारंटी जो है उनका फुलफिलमेंट जो है, फुलफिलमेंट जो है वो लॉ से एक्सक्यूज्ड है, लॉ ने एक्सक्यूज्ड कर दिया है। क्यों कर दिया है? बिकॉज ऑफ रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी और अदरवाइज। ठीक है, इम्पॉसिबिलिटी की वजह से या किसी और रीजन की वजह से। इम्पॉसिबिलिटी की वजह से मतलब इम्पॉसिबल इवेंट हो रहा हो, ठीक है, कोई कंडीशन फुलफिल कर ही नहीं सकते क्योंकि लॉ के अकॉर्डेंस में वो नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपके ये जो सेक्शन है ये अप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब कंडीशन जो है वो वारंटी में रिड्यूस नहीं हो पाएगी, और जब ऐसा नहीं हो पाएगा तो ये चीज़ और ये चीज़ नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि डैमेजेस के लिए अब वो एलिजिबल नहीं रहेगा। क्या करना पड़ेगा ऐसी कंडीशन में? रेपुडिएशन ही होगा कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, वो अपने मर्जी से ये राइट नहीं ले सकता कि ठीक है मैं ट्रीट करता हूँ वेवर में या एक्सेप्टेंस करके, क्या ट्रीट करता हूँ, जो कंडीशन है उसको रिड्यूस कर देता हूँ वारंटी में और तुमको ये बेनिफिट दे देता हूँ, मतलब बायर सेलर को बेनिफिट दे देता है। तो वो ये नहीं कर सकता, कोई बेनिफिट नहीं दे सकता, और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रेपुडिएट हो जाएगा एज पर सबसेक्शन 3। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इम्प्लाइड अंडरटेकिंग एज टू टाइटल एटसेट्रा। अब इम्प्लाइड अंडरटेकिंग एज टू टाइटल एटसेट्रा, इसमें इम्प्लाइड अंडरटेकिंग रहेगी। अंडरटेकिंग मतलब किसी तरीके का कोई प्रॉमिस वगैरह, इम्प्लाइड प्रॉमिस है ना। क्या? इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अनलेस द सर्कमस्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर सच एज टू शो डिफरेंट इंटेंशन। क्या हो सकता है? देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन, इम्प्लाइड कंडीशन on the part of the seller that in the case of a sale he has a right to sell। सेल के समय उसके पास में क्या है? राइट टू सेल द गुड्स एंड डेट इन द केस ऑफ एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के समय, एग्रीमेंट टू सेल में क्या है? ही विल हैव अ राइट टू सेल द गुड्स एट द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज टू पास। अगर वो एग्रीमेंट करता है तो उसके पास में अधिकार है। क्या अधिकार है? कि जैसे ही उसके विल हैव अ राइट टू सेल द गुड्स एट द टाइम द प्रॉपर्टी इज टू पास, अगर कोई समय उसने निश्चित कर रखा है कि इस समय प्रॉपर्टी पास होगी, कन्वेंस होगा प्रॉपर्टी का, तो उस समय उसके पास में वो अधिकार आ जाएगा, भले ही अभी नहीं हो। ठीक है, अगर एग्रीमेंट हुआ है तो कोई डेट उसने डिसाइड कर रखी तो उस डेट को उसके पास में वो राइट आ जाएगा। आगे एन इम्प्लाइड वारंटी, वारंटी में क्या चीज होगी? यहाँ पे कंडीशन है, इम्प्लाइड कंडीशन। एन इम्प्लाइड वारंटी डेट द बायर शैल हैव एन एंजॉय पोजेशन ऑफ द गुड्स। इम्प्लाइड वारंटी देगा कि बायर जो है वो पोजेशन को एंजॉय करेगा और अपने पास रख सकेगा। ठीक है, ये एक इम्प्लाइड वारंटी हो गई। लास्टली ये क्या बोल सकता है?
ये बोल सकता है कि इम्प्लाइड वारंटी फिर से, डेट द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और इनकम्प्रेंस इन फेवर ऑफ एनी थर्ड पार्टी नॉट डिक्लेयर्ड और नॉन टू द बायर। बायर को नहीं पता है जिस थर्ड पार्टी के बारे में, कोई भी ऐसी थर्ड पार्टी जिसके बारे में बायर को नहीं पता है और उसके ऊपर अगर कुछ इनकम्ब्रेंस वगैरह है प्रॉपर्टी के ऊपर, तो जो प्रॉपर्टी है वो फ्री ऑफ इनकम्ब्रेंस पास होगी बायर को। ठीक है, अगर उसको पता है, बायर को पता है कि हाँ इसके ऊपर इनकम्ब्रेंस चल रहा है, इस तीसरे इंसान का कोई अधिकार है, कोई लोन वगैरह दिया हुआ है इसने, और फिर भी वो ले लेता है, तो ऐसे में फिर वो लायबल रहेगा पे करने के लिए, वो फ्रीली मूव नहीं करेगी। ओके, लेकिन अगर उसको पता ही नहीं है तो फिर ये एक इम्प्लाइड वारंटी रहेगी, डेट द shall be free from any charge or encumbrance in favor of any third party not declared or known to the buyer before at the time when the contract is made। जिस समय कॉन्ट्रैक्ट मेड हो रहा है उस समय वो फ्री फ्रॉम चार्ज और इनकम्ब्रेंस है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अगर उसको नहीं पता है तो ये एक इम्प्लाइड वारंटी रहेगी। वारंटी है, श्योरिटी नहीं है, वारंटी। चलिए, आज हमने सेक्शन 14 तक देख लिया। अब अगले लेक्चर में हम सेक्शन 15 से डील करेंगे, आगे देखते हैं। और आप बने रहिए हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स वगैरह मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी पोस्ट होंगे, तो आपको उससे भी सहूलियत मिलेगी अपने एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स स्कोर करने की। एंड बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।